नमस्कार स्टूडेंट। कल अपन ने एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा। एंजाइम उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात जीव जंतुओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। उन्हें एंजाइम कहते हैं। जैसे दूध से दही का जो निर्माण होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। आगे समझ लें। एग्जाम्पल नंबर 2, खमीर में जाइमेज एंजाइम होता है। खमीर में जाइमेज एंजाइम होता है, तो इसके बारे में समझ लें। C6H12O6, तो ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम एथेनॉल और जल में CO2 में परिवर्तित कर देता है। ये CO2 बाहर चले जाती है। परीक्षा में पूछा जाता है खमीर में कौन सा एंजाइम होता है, उसका कार्य लिखिए। तो अपन को लिखना है खमीर में जाइमेज एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल के बाद अपन पढ़ रहे हैं तीसरा एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल अपन ने दूध से दही का निर्माण पढ़ा, जिसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग होता है। आगे पढ़ लें सोयाबीन में यूरिएट एंजाइम होता है। यूरिएट एंजाइम ये क्या करता है, यूरिया को NH2CO NH2 का जल अपघटन करता है और अमोनिया एवं CO2 को निर्मित करता है। तो अपन ये समझ रहे हैं सोयाबीन में यूरिएट एंजाइम पाया जाता है जो यूरिया को जल अपघटित करके अमोनिया एवं CO2 का निर्माण करता है। आगे समझ लें कुछ और उदाहरण। डायस्टेरेस एंजाइम की बात करें। डायस्टेरेस एंजाइम C6H10O5, ये है स्टार्च को जल अपघटित करता है और बनाएगा C12H22O11, ये है माइटोस। अर्थात स्टार्च को डायस्टेरेस एंजाइम माइटोस में जल अपघटित कर देता है। आगे और समझ लें। जो सुक्रोज होते हैं C12H22O11, इसका जल अपघटन करवाएंगे इनवर्टेज एंजाइम द्वारा, तो बनता है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6, इससे बनेगा फ्रक्टोज। अर्थात जो इनवर्टेज एंजाइम होता है जो सुक्रोज को जल अपघटित करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों इकाइयों के जुड़ने से सुक्रोज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ने एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण पढ़े। पहला उदाहरण दूध से दही निर्माण लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूसरा
दूसरा एग्जाम्पल, जाइमेक्स एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। तीसरा एग्जाम्पल, सोयाबीन में यूरिएज एंजाइम होता है जो यूरिया को अमोनिया एवं CO2 में जल अपघटित कर देता है। आगे पढ़ा अपन ने डायस्ट्रेस एंजाइम। डायस्ट्रेस एंजाइम जो होता है स्टार्च को माइटोस में जल अपघटित कर देता है। देखिए, ग्लूकोज के जुड़ने से माइटोस बनता है और माइटोस के जुड़ने से स्टार्च बनता है। इसका मतलब अपन ये समझ रहे हैं, स्टार्च एक बहुलक होता है जो ग्लूकोज से बना होता है। माइटोस ग्लूकोज से बना होता है और माइटोस से स्टार्च बना होता है। तो इस प्रकार अपन ने समझा एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण। अब अपन समझ रहे हैं बिंदु नंबर 2, एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण। तो गुण में नंबर 1, सर्वाधिक प्रभावी। सर्वाधिक प्रभावी, इसका मतलब ये होता है एंजाइम जो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को 10 लाख गुना बढ़ा देता है। अर्थात एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, 10 लाख गुना वेग वृद्धि। एंजाइम की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो तीव्र गति से होती हैं। दूसरी बिंदु बात करें सूक्ष्म मात्रा। सूक्ष्म मात्रा एंजाइम की उपस्थिति में, अर्थात एंजाइम की जो सूक्ष्म मात्रा है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। जैसे अपन बात करें 1 मोल एंजाइम, 1 मोल एंजाइम की यदि अपन बात करें तो ये अभिक्रिया के वेग को 10⁻³ से 10�6 गुना बढ़ा देता है। अर्थात थोड़ी सी मात्रा एंजाइम के लेने पर अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है। नंबर 3, विशिष्टता। विशिष्टता का मतलब होता है एंजाइम की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अति विशिष्ट प्रकृति की होती है। अर्थात एक एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। जैसे अपन बात करें यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम जो होता है केवल यूरिया के जल अपघटन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। अर्थात यदि यूरिया का अपन को अमोनिया में और CO2 में जल अपघटित करना है तो उसके लिए केवल अपन को यूरिएज एंजाइम की आवश्यकता होती है। नंबर 4, ताप एवं pH। ताप एवं pH एंजाइम के लिए 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है और pH का मान 7 होना चाहिए। इसे अपन अनुकूलतम ताप, इसे कहेंगे अनुकूलतम pH। अर्थात एंजाइम के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जिसे अपन कहेंगे अनुकूलतम ताप। एंजाइम के लिए एक निश्चित pH की आवश्यकता होती है जिसे कहेंगे अनुकूलतम pH। इस टेम्परेचर और इस pH पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होता है। अपन मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर का ताप 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड और pH होती है 7.4। ये टेम्परेचर और ये pH एंजाइम के लिए
अनुकूल होती है, अर्थात शरीर में होने वाली एंजाइम अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती है। नंबर 5, सह एंजाइम। सह एंजाइम की अपन बात करें तो सह एंजाइम वे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की होने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं, जैसे Mn+2, CO+2, Zn+2, Fe+3 आदि ऐसे धातु आयन होते हैं जो एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बनाकर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरित कर देते हैं। आगे हम बात करें एंजाइम विष। एंजाइम विष का मतलब यह है वे पदार्थ जो एंजाइम के लिए विष का कार्य करते हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, CH2 आदि ऐसे पदार्थ हैं। इसको कहेंगे हाइड्रोजन साइनाइड, इसको कहेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। ये पदार्थ एंजाइम के साथ जुड़कर उसकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। पुनः समझने की कोशिश करें। सर्वाधिक प्रभावी एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक होता है, लगभग 10 लाख गुना भी हो जाता है। सूक्ष्म मात्रा, एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। विशिष्टता, एक एंजाइम एक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है। pH और टेम्परेचर 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड pH का मान 7 होना चाहिए। इस पर एंजाइम की अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। सह एंजाइम वे पदार्थ, वे धातु आयन जो एंजाइम के साथ जुड़कर आबंध बनाते हैं और एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, जैसे Mn+2, CO+2, Zn+2, Fe+3। एंजाइम विष वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखिए, जो क्रियाविधि होती है जिसे अपन समझ सकते हैं ताला चाबी सिद्धांत, अर्थात एक विशिष्ट ताले में एक विशिष्ट चाबी के द्वारा ये खुलता है। एक विशिष्ट एंजाइम के द्वारा एक विशिष्ट अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है। एग्जाम्पल समीकरण के रूप में समझें। ई का मतलब एंजाइम है, यह ऐसे क्रिया करता है, इसका मतलब क्रियाधार है। क्रियाधार कहें, क्रियाकारक कहें, ES बनाते हैं। एंजाइम क्रियाधार संकुल। इसके बाद में ये पहला पद है। दूसरा पद ES EP बनाता है। EP का मतलब है एंजाइम उत्पाद संकुल, अर्थात एंजाइम क्रियाधार संकुल की संरचना में परिवर्तन होता है, वह एंजाइम उत्पाद संकुल बनाता है। तीसरा पद है EP का विघटन होता है, E+P बनाता है। E का मतलब एंजाइम है और P का मतलब उत्पाद है। इस क्रियाविधि के द्वारा अपन ने ये समझा है कोई भी एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करता है और एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाता है। एंजाइम क्रियाधार संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल में बदल जाता है। E और P
विघटित होता है और इसके विघटन से एंजाइम और उत्पाद बनता है। यहां पर ये समझ रहे हैं एक एंजाइम एक विशेष क्रियाधार से ही क्रिया करता है, अर्थात एंजाइम की जो मुक्त संयोजकताओं की संरचनाएं होती है, क्रियाधार की मुक्त संयोजकताओं की संरचनाओं की पूर्वक होती है। एक विशेष ताले में एक विशेष चाबी का ही उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार एक एंजाइम एक विशेष क्रियाधार से ही क्रिया करता है। इसे अपन एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे अपन मान लें ये एक एंजाइम है ई, इससे एक क्रियाधार क्रिया करेगा जिसकी संरचना समझ रहे हैं, ये संरचना है, अर्थात इसकी संरचना और इसकी संरचना एक दूसरे के पूर्वक होती है ताकि एंजाइम क्रियाधार से क्रिया कर सके। जैसे इसमें ये संरचना है तो इसमें ये संरचना है, इसमें यह है तो इसमें ये संरचना है, ताकि ये इसमें क्रिया करके समावेशित हो सके। इसके बाद में इसकी संरचना एक मध्यवर्ती संकुल के रूप में परिवर्तित होती है। इसे अपन एंजाइम कह सकते हैं। ये ES है, मध्यवर्ती संकुल। इन दोनों के बीच में क्रिया होती है एंजाइम और क्रियाधार के बीच, और एक नई स्थिति प्राप्त होती है। ये जो स्थिति है ये है E और P, इसका नाम है एंजाइम क्रियाधार संकुल, इसका नाम है एंजाइम उत्पाद संकुल। इन दोनों में परिवर्तन क्या होता है वो अपन समझ रहे हैं। ये संरचना यहां से टूटने लगती है, ये थोड़ा सा अंतर इसमें आ जाता है। इसके बाद इसका विघटन होता है और एंजाइम अभिक्रिया के बाद पुनः प्राप्त हो जाता है, अर्थात एंजाइम की संरचना में अभिक्रिया के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है और उत्पाद अपन को प्राप्त हो जाता है। उत्पाद अपन किसी भी आकृति का बना सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं है। वही से अपन एक विषय ये भी P है और एक संरचना और बना देंगे अपन, ये भी P है, अर्थात एंजाइम उत्प्रेरित जो अभिक्रिया है जिसमें एंजाइम अभिक्रिया के बाद संरचना एवं संगठन की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है एवं उत्पाद प्राप्त होता है। आगे का